हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व, ज, ब, ग, ड, द, श, श, स, झ, भ, घ, ढ, ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झ, भ, घ, ड, ध। झस प्रत्याहार किन दो आपको पता होगा कि प्रत्याहार किससे बनता है? माहेश्वर सूत्रों से बनता है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। तो किन ये दो प्रत्याहारों से मिलकर बनता है? किन किन प्रत्याहारों से? झ, भ, य, घ, ठ, ध, श। इन दो प्रत्याहारों को मिलाकर झस प्रत्याहार बनता है। झ व य का झ और घ ढ ध श का स मिलाकर कौन सा प्रत्याहार बनाते हैं? झस। आपको पता होगा कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। जो प्रथम वर्ण होता है और अंतिम इत संज्ञक वर्ण, ये मिलकर क्या बनाया जाता है? प्रत्याहार। और प्रत्याहार में इन हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता। तो इस प्रकार इसमें कुल कितने वर्ण हो गए? 5। झ, भ, घ, ढ, ध। और आप ध्यान देंगे तो ये जो सभी वर्ण हैं ये पांचों वर्गों के चौथे वर्ण हैं। जो क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग हैं, उनके ये चौथे वर्ण हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। कितने प्रत्याहार है संस्कृत में? 42। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन संहिता। चलते अगले क्वेश्चन पर। य का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, नासिका, बी व सी, 2 या 3 दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। य, ईचु यसा नाम तालु। जो च वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आपको पता होगा कि च वर्ग में 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, य। तो एक तो य का तालु स्थान हो गया, और दूसरा जो पंचमाक्षर है, पांचों वर्गों के जो पांचवें अक्षर है, यम, मंगड़नम, जैसे अंग हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया। इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। जो पंचमाक्षर है उनका स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जीवा, इसके अलावा नासिका भी होता है। तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु और नासिका दोनों। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। यू स्त्रियाख्यव। ऑप्शन है उपधा, विभाषा, नदी, संयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यू स्त्रियाख्यव नदी। अब यू स्त्रियाख्यव का पद विच्छेद क्या होगा? यू स्त्री आख्यव। जो स्त्री और आख्यों में क्या हुई है? संधि हुई है, गुण संधि। नदी, यू मतलब ई और ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। जो दीर्घ ई और दीर्घ ऊ से जिन शब्दों का अंत होता है और वो स्त्रीलिंग हो, स्त्री आख्यो मतलब सदैव स्त्रीलिंग हो, उनकी नदी संज्ञा होगी। संस्कृत में जिन शब्दों का दीर्घ ई या दीर्घ ऊ से अंत हो, जैसे नदी हो गया, नदी, देखिए नदी में दीर्घ ई है कि नहीं? वधु हो गया, गौरी हो गया। देखिए वधु में दीर्घ ऊ है ना, यहाँ क्या है? दीर्घ ई दीर्घ ऊ। तो वधु में दीर्घ ऊ है और वधु स्त्रीलिंग है, तो इसकी क्या होगी? नदी संज्ञा होगी। और ये नदी की भी नदी संज्ञा होगी, और गौरी की भी क्या होगी? नदी संज्ञा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यू स्त्रियाख्यव नदी। संस्कृत में जो दीर्घ ई दीर्घ ऊ अंत में जितने शब्द जो होते हैं और जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेजते में संधि है गुण संधि, इष्टत्व संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर रूप संधि। पर रूप में क्या होता है कि जो पूर्व वर्ण है वो पर की तरह हो जाता है। जैसे प्रेजते का संधि विच्छेद होगा प्र, धन, एजते। अब ये जो पर रूप संधि है, इसकी परिभाषा होती है कि
जो पूर्व वर्ण हो क्या हो, उपसर्ग हो, और कैसा उपसर्ग हो, जिसका अंत अ से होता हो, अवर्णांत उपसर्ग, जिसका अंत ऐसा उपसर्ग जिसमें जो स्वर हो क्या हो, अ हो, और पर में ए या ओ से शुरू होने वाली धातु हो। किससे? ए या ओ से शुरू होने वाली धातु हो, तो जो ये इसमें अ होता है उसका रूप ए और ओ की तरह हो जाता है। तो प्रेजते में प्र धन एजते इसका संधि विच्छेद है, तो प्र में जो अ है उसका रूप ए की तरह हो गया, जिससे बना प्रेजते। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, प्रेजते में पर रूप संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। ग्रामम में विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीया। यहाँ ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। यहाँ अगर अंतरा और अंतरेण शब्दों का योग हो जाए तो वहाँ द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक हो जाएगा और द्वितीया विभक्ति लगेगी। इसका सूत्र होता है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरा मतलब बीच में, यानी नदी। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, यानी गाँव के बीच में नदी बहती है। यदि अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना, यदि इन पदों का ये अव्यय पद है, इनका अगर योग हो जाता है तो वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नरपति में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? नराणाम पति, नराणाम पति ही, यानी नरों का स्वामी, जिसका हिंदी अर्थ होगा नरों का स्वामी। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। प्राप्य में प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, सत्र प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ल्यप प्रत्यय। इसमें क्या है? प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसमें से ल और प की इत संज्ञा होकर लोप हो गया है। प का हलंत्यम से और ल का लसक उत्तथिते से सूत्र से लोप हो गया है, जिससे केवल यह बचा है। तो ये प्र में आ मिलेगा, प्रा, ये प देख रहे हैं आप हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, तो प और ये य मिल जाएगा, जिससे क्या बनेगा? प्राप्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ल्यप प्रत्यय। इसका ल्यप प्रत्यय से ल्यप प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ निकलता है करके, जैसे प्राप्त करके, खा कर, जा कर, खा करके, जा करके। तो प्राप्त का अर्थ क्या होगा? प्राप्त करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेंदुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तरक्षु, संबर, वराह, शशकः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तरक्षु। तेंदुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तरक्षु। संबर किसको कहते हैं? संबर किसको कहते हैं? बारहसिंघा को। बारहसिंघा को क्या कहते हैं? संबर। वराह किसको कहते हैं? सूअर को। शशकः किसको कहते हैं? खरगोश को। तो तेंदुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तरक्षु। रामई में विभक्ति व वचन है द्वितीया द्विवचन, तृतीया द्विवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तृतीया बहुवचन। तृतीया में रामा का रूप कैसे चलता है? चलता है रामाः, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु। इस प्रकार तृतीया में रूप चलता है। तो रामाः, रामान, रामई। तो क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन। द्वितीया द्विवचन में चलता है द्वितीया द्विवचन, प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन। रामौ रामौ, फिर रामाभ्याम रामाभ्याम, रामियो रामियो। इस तरह द्वितीया में रूप चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर हो गया रामई तृतीया बहुवचन। सहस्त्रम
का हिंदी बोधक संज्ञा है 10, 100, 1000, 10,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सहस्त्रम। 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयूतम। अयूतम, ठीक है। 10 को 10 कहते हैं, 100 को शतम। 10 को संस्कृत में 10, 100 को शतम, 1000 को सहस्त्रम और 10,000 को अयूतम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत मंजरी किसकी रचना है? मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय और धनिक, क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्षेमेंद्र। भारत मंजरी क्षेमेंद्र की। अगर पूछ दे रामायण मंजरी तो वो भी क्षेमेंद्र की। धनंजय और धनिक की फेमस रचना है 10 रूपक। 10 रूपक। मम्मट की प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है। अपि, तौ, यूयम, तस्मै। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपि। अपि कैसा है? अव्यय पद है। क्या है? अव्यय। बाकी ये सब क्या है? सर्वनाम है। चलते अगले क्वेश्चन पर। त्वत में विभक्ति व वचन है प्रथमा एकवचन, द्वितीया एकवचन, पंचमी एकवचन, षष्ठी एकवचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमी एकवचन। त्वत किसका रूप है? युष्मत का। युष्मत का रूप कैसे चलता है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। ऐसे करके याद किया करिए। पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका रूप चलेगा त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। तो इसका सही आंसर हो गया पंचमी एकवचन। चलते अगले क्वेश्चन पे। तेन श्लोकः न ज्ञायते में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या है? कर्मवाच्य। संस्कृत में भी वाच्य आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछ दे इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? देखिए यहाँ तेन में क्या है? तृतीया विभक्ति है। अगर जब कर्तृवाच्य होगा तो यहाँ तेन में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और बनेगा सह। और फिर द्वितीया में यहाँ जो कर्मवाच्य में प्रथमा में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्तृवाच्य में उल्टा होता है। कर्तृवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो ये हो जाएगा श्लोकम न ज्ञायते। ये कर्तृवाच्य का रूप है और ये तेन श्लोकः न ज्ञायते। यहाँ तेन में तृतीया विभक्ति है, कर्ता में क्या है? तृतीया। अगर कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से अव्यय पद है तिथि, त्वम, तौ, ऋते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऋते। ऋते क्या है? अव्यय पद है। बाकी त्वम और तौ सर्वनाम पद है और तिथि संज्ञा पद है। तो इस वीडियो में हमने संस्कृत के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।